हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। करंट अफेयर सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, कौन सी? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका। और फाइनली 5 जजों की जो बेंच थी उसने अपना फैसला सुना दिया है। देखो इश्यू क्या था, अगर हम बात करें तो 7 सितंबर, कहानी को समझने का प्रयास करते हैं, 2018 डेट ये है। और इस डेट को एक बहुत ही युगांतकारी घटना हुई थी और धारा 377 है हमारे संविधान की, उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। किससे संबंधित थी? तो इसके बाद में ये कहा गया, जब ये धारा 377 समाप्त हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है। अपराध नहीं है का तात्पर्य क्या हुआ कि जो समलैंगिक है वो एक साथ रह सकते हैं, आपस में जो संबंध वगैरह है वो बना सकते हैं। तो ये कहा था 7 सितंबर 2018 में। और कौन सी धारा को एलिमिनेट किया गया था? तो धारा 377 को हटा दिया गया था। ये मामला कौन सा था? ये मामला था, कौन सा मामला था? नवतेज सिंह जौहर। क्या नाम है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, इनके बीच विवाद था और इस विवाद के वर्डिक्ट में यह कहा गया था। तो प्रश्न यह बन सकता है कि नवतेज सिंह जौहर मामले का संबंध है, तो आपका उत्तर क्या होगा? या तो धारा 377 या फिर समलैंगिकता से संबंधित ये जो एक मामला था वो समलैंगिकता से संबंधित था। क्लियर हो गया? तो यहां से हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। तो धारा 377 कब समाप्त हुई? तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, 7 सितंबर 2018 को आया था और ये मामला था नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें धारा 377 को समाप्त किया गया और कहा गया कि समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में शुरू हुआ इसके आगे का कॉन्सेप्ट। अब समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है, तो बाद में कुछ जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि आपने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर तो कर दिए हैं, इट्स ओके, बट देखो अब समलैंगिक जो व्यक्ति है, जो समलैंगिक है, वो अगर एक साथ रहते हैं और वो कानूनी रूप से विवाह नहीं करते, तो जो विवाह के जो फायदे हैं, क्या फायदे? जैसे कोई बच्चा गोद लेना हो उनको, या कोई पेंशन संबंधी बात हो, या स्वास्थ्य से संबंधित जो फायदे हैं जो एक दूसरे को साथी को मिल सकते हैं, वो नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इसको एक कानूनी मान्यता दिलवाते हैं। अब आप देखो कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये सारे तो अलाउ करते नहीं इस प्रकार की शादियों को। तब उन्होंने कहा कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम है 1954 का, उसके तहत इस विवाह को स्वीकार किया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का और उसके अनुसार इस विवाह को स्वीकार किया जाए कानूनी रूप से। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ थी और डीवाई चंद्रचूड़ साहब, कौन? डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो वर्तमान में सीजीआई है, वो इस जो 5 सदस्य बेंच है उसमें शामिल थे। तो उनकी जो अध्यक्षता वाली 5 सदस्य बेंच है, उन्होंने मामले को पूरी तरह से देखा और उन्होंने पाया कि जो जिस बात के लिए जो ये पिटीशन दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि इसे कानूनी मान्यता प्रदान करो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। और स्पेशल मैरिज एक्ट के धारा में स्पष्ट प्रावधान है। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, दो विभिन्न धर्मों के लोग भी आपस में शादी कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। तो उसमें यह लिखा है कि उसमें एक पुरुष और एक महिला होगी, यानी पुरुष और महिला, पुरुष एंड महिला के बीच ये जो कॉन्टेक्ट होगा सब मैरिज का वो होगा। तो ये किसी एक मतलब जेंडर में नहीं है। तो इस प्रकार कानूनी तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये
कानून के अनुसार विवाह जो एक्ट है इसके अनुसार ये विवाह संभव नहीं है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है वो इसे अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम किसका है? तो ये काम है विधायिका का। ये काम संसद का है कानून बनाना। अगर संसद कानून बनाती है तो उसके बाद ये जायज हो सकता है, लेकिन जब तक संसद ने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं कर रखा है तो हम संसद वाला काम हम नहीं कर सकते। ये संसद का काम संसद को करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कुछ बातें इसमें पॉजिटिव्स भी कही थी, लेकिन जो जजों की बेंच थी वो उन कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसमें जो मामला था वो 3-2 पे पेचीदा अटका हुआ था, और जो समलैंगिकों के पक्ष में था वो 2 लोग थे। और इससे अलग जो मामला जिसमें समलैंगिकों को कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स थे वो मिल सकते थे, लेकिन वो भी बाद में प्रभाव में नहीं आ सके, क्योंकि उस पीठ में से 3 सदस्य जो उन बातों के मतलब विपरीत थे। तो इस संबंध में आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मामला आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे हो सकता है गवर्नमेंट भी और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में आगे अपने निर्णय को और ज़्यादा डिस्क्राइब करे, बढ़ाएं। ये तो हमारी बात होगी समलैंगिक विवाह से संबंधित, और ये काफ़ी सुर्खियों में मैंने बारीकी से आपको इससे समझाने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आप इसको कैच भी किया है। अब देखो, अभी हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा करेगी, ठीक है। अब 69 नंबर के फिल्म पुरस्कार है। कितने नंबर के? 69 नंबर के। और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो दिया गया है आलू अर्जुन को। और आलू अर्जुन ने कौन सी मूवी करी थी आपको पता ही है? पुष्पा। क्यों? हिला डाला ना, वो डायलॉग है ना। तो पुष्पा द राइजिंग मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर कौन हो गए? कौन हो गए? आलू अर्जुन। और मूवी कौन सी है? तो पुष्पा, ठीक है। बेस्ट एक्टर ये हो गए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री कौन है? एक्ट्रेस कौन है बेस्ट? तो ये 2 एक्ट्रेस को इस बार कंबाइंड तौर से दिया गया है। एक है आलिया भट्ट और दूसरी है कृति सेनन। इन दोनों को ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। आलिया भट्ट ने जो मूवी करी थी गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सेनन ने जो मूवी करी थी मिमी। इस मिमी मूवी के लिए तो कृति को और आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अच्छा, बेस्ट मूवी कौन सी है? बेस्ट फिल्म कौन सी है? अगर बेस्ट फिल्म की बात करें तो माधवन की जो मूवी है रॉकेटरी है, इस मूवी को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। कौन सी मूवी है? रॉकेटरी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है नन अदर देन पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी, ठीक है। कालीन भैया को तो जानते हैं आप, लेकिन इनको कालीन भैया के लिए नहीं, जो मिमी में उन्होंने कार्य किया था, बेहतरीन अदाकारी करी थी, मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को मिला ही है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है वो भी पंकज त्रिपाठी साहब को मिला है। अब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसे दिया गया है? तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिया गया है पल्लवी जोशी को। पल्लवी जोशी जी को दिया गया है। और इन्होंने कौन सी मूवी में मतलब रोल किया था? तो ये जो द कश्मीर फाइल थी, कश्मीर फाइल आपने देखी होगी, उस फाइल के उस मूवी में पल्लवी जोशी ने किरदार किया था, उसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। तो एक बार से फिर से इसको रिवाइज करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें ये बातें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो बेस्ट एक्टर मिला है आलू अर्जुन को, और मूवी बिल्कुल पुष्पा। उसके बाद में बेस्ट एक्ट्रेस 2 को मिला है, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। बेस्ट मूवी अपनी रॉकेटरी होगी। बेस्ट मूवी कौन सी होगी? रॉकेटरी होगी। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो गई पल्लवी जोशी, ठीक है। इस प्रकार ये सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली है। आगे चलते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की गई। किसे दिया गया है इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो ये दिया गया है वाहिदा रहमान को। वहीदा या वाहिदा रहमान है जिसे हम कहते हैं, उनको दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? वाहिदा रहमान को, ठीक है। वाहिदा रहमान तो इन्होंने बहुत सारी फेमस मूवीज़ करी है, जैसे इसमें कह सकते हैं एक तो गाइड मूवी इन्होंने करी है। इसके अलावा एक फेमस मूवी है रेशमा और शेरा। अगर आपके पापा या फिर आपके दादाजी वो
मतलब इन मूवीज़ के फ़ैन हो सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो उसके बारे वाहिदा रहमान के बारे में या इन मूवीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं। प्यासा मूवी भी इन्होंने करी है, एक रंग दे बसंती भी करी है, रंग दे बसंती मूवी भी इनके द्वारा की गई है। अच्छा, इन्होंने जो पहली फिल्म करी थी, वाहिदा रहमान है, इनकी जो डेब्यू मूवी थी वो कौन सी थी? तो CID नाम की मूवी थी जो 1956 में आई थी। ये वाहिदा रहमान की मूवी 1956 में आई थी CID। उसके बाद उन्होंने गाइड, रेशमा और सेरा, प्यासा और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में भी कार्य किया। अब हम बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहला कब दिया गया? तो 1969 में। कब? 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड देना शुरू हुआ। और सबसे पहला किसे दिया गया था? तो देविका रानी को। देविका रानी है, इनको ये दादा साहब फाल्के पहले नंबर का दिया गया था। और इस बार किसे दिया गया 2023 में? तो ये दिया गया वाहिदा रहमान को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया, बट्टुकम महोत्सव, और इस प्रकार के महोत्सव के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ये पूछा जाता है इसमें से कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो जो बट्टुकम महोत्सव है ये है तेलंगाना राज्य का। कौन से राज्य का? तेलंगाना राज्य का महोत्सव, मतलब बट्टुकम महोत्सव है, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है मोस्टली। और इसमें रंगीन पुष्पों का विशेष महत्व है। किसका? रंगीन पुष्पों का। जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर। क्यों? फ्लावर समझा क्या नाम सुन के? तो उस प्रकार से बट्टुकम महोत्सव का संबंध किससे है? ये तेलंगाना राज्य से है, और पुष्प महोत्सव स्पेशली है। हाल ही में जो भारत है उसके बीच में और ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता हुई। 2+2 वार्ता तो आप समझते ही हो, यानी वित्त मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों, फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं, और फाइनेंस या डिफेंस मिनिस्टर या फाइनेंस और डिफेंस के अधिकारी दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से। जैसे हमारी USA के साथ भी 2+2 हुई है, जापान के साथ भी 2+2 हुई है, तो ब्रिटेन के साथ पहली 2+2 वार्ता हुई है। तो कहाँ पे हुई? तो पहली जो ये पहली बार हुई है ये नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। और जो अगली होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी UK में। ठीक है, तो भारत ने हाल ही में 2+2 वार्ता किसके साथ की है? तो ब्रिटेन के साथ की है। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हाल ही में भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। क्या है? कि भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया गया। अब बर्ड फ्लू से मुक्त करने की घोषणा कौन करेगा? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने घोषणा करी है कि जो भारत है वो बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया। पहले भारत ने कहा था कि हम बर्ड फ्लू से मुक्त है, फिर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इस बार चेक करा तो बोले ठीक है, बिल्कुल सही है, तो उनको ये प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया। अब देखो, बर्ड फ्लू से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारे सामने आएगा वो क्या आएगा? मुर्गी, कि बर्ड फ्लू के कारण लाखों मुर्गियों को मारना पड़ा था उस समय। अब अगर मुर्गी से संबंधित होता है अंडा उत्पादन या फिर पोल्ट्री, तो पूरे दुनिया में बात करें तो हम अंडा उत्पादन में कितने नंबर पे हैं? तो अंडा देने में तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया में। किस नंबर पे? तो अंडा देने में, मतलब अंडा उत्पादन में भारतवर्ष पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। वही पोल्ट्री के मामले में बात करें तो हम 5th नंबर पे। किस मामले में? पोल्ट्री में हम दुनिया में भर में 5वें नंबर पे आते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो क्या खबर क्या होगी कि बर्ड फ्लू से हाल ही में भारत को मुक्त किया गया है। कौन से स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की घोषणा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस तो देखो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखनी है आपको। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का उन्मूलन करना हो तो 17 अक्टूबर, 17/10 यानी 17 तारीख 10वां महीना। अच्छा, इस बार की थीम, तो कुछ भी दिवस होता है उसके साथ में थीम अक्सर पूछी जाती है कि इस दिवस की क्या थीम है। तो जो 17वां मतलब अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, सॉरी, इसकी जो थीम रखी गई है वो है सम्य कार्य और सामूहिक सुरक्षा। सभ्य कार्य और सामूहिक सुरक्षा। कार्य कैसे हो? सभ्य हो, सुरक्षा कैसी हो? सामूहिक हो। ये इस बार की जो गरीबी उन्मूलन दिवस है उसकी थीम रखी गई है। हाल ही में एक वायरस चर्चा में रहा है। कौन सा वायरस है? तो ये वायरस है तिलापिया वायरस, तिलापिया पर्वो वायरस। तिलापिया क्या होती है? तिलापिया एक प्रकार की मछली होती है, और
इस वायरस के मतलब हाल ही में मिले हैं जो साउदर्न इंडिया है उस वहाँ पे, तो इसमें क्या है, जो मछलियाँ होती है उसमें ये वायरस पाया जाता है और उसके कारण डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे तालाब में अगर ये परो वायरस, तिलानिया परो वायरस पाया गया है ना, तो वो 50% मछलियाँ मर जाएगी। अगर उन जो परो वायरस से जो इन्फेक्टेड मछलियाँ हैं उनको बाहर निकाल के लेबोरेटरी में लाया जाता है, तो उसके बाद वो 100 की 100% मछलियाँ मर रही है। तो तिलापिया परो वायरस हाल ही में चर्चा में आया है। और ये मुख्य तिलापिया क्या है, ये प्रश्न बन सकता है। तो तिलापिया एक मछली का रूप है। हाल ही में पुलिस थाना चर्चा में रहा, कौन सा? भोपाल पुलिस थाना। कारण क्या है? तो भोपाल पुलिस थाना है, इस पुलिस थाने को हाल ही में आईएसओ रेटिंग मिली है। कौन सी आईएसओ रेटिंग मिली है? आईएसओ 9001/2015। तो थोड़े दिनों पहले जब जो भोपाल का महिला पुलिस थाना था, इसकी हालत बेहद खराब थी, मतलब अंदर जाने में ही मतलब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी थोड़े से ही दिनों में इसमें इतना परिवर्तन किया गया है और इतनी शानदार सुविधाएं इसमें प्रदान करी गई है, तो इसे आईएसओ 9001/2015 सर्टिफिकेट दिया गया है। और पूरे भारतवर्ष में ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस थाना है। तो भारत का पहला महिला पुलिस थाना जिसने हाल ही में आईएसओ 9001/2005 सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वो कौन सा है? तो वो है अपने भोपाल महिला पुलिस थाना। कौन सा है? भोपाल महिला पुलिस थाना। हाल ही में मार्टी एहतिसारी का निधन हो गया। किसका निधन हुआ? मार्टी एहतिसारी का। और मार्टी एहतिसारी है कौन? तो मार्टी एहतिसारी ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति है। आप कहोगे कि पूर्व राष्ट्रपति तो बहुत सारे होते हैं उनको, और उनके निधन भी लगातार हो रहे हैं कि पुराने हो गए तो वैसे ही मरेंगे, बूढ़े हो गए तो इनमें क्या स्पेशलिटी है? तो इनको ना 2008 में शांति का नोबेल दिया गया था। शांति का नोबेल दिया गया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति है, इस कारण हमें ध्यान रखना है। तो मार्टी एहतिसारी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और 2008 में जिनको शांति का नोबेल भी प्रदान किया गया था, इसलिए हमें याद रखना है। हाल ही में एक कैंपेन चलाया गया है, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। क्योंकि देखो अभी 9 नवरात्र, दशहरा, 20 दिन दीपावली और उसके बाद में त्योहार ही त्योहार लगातार आ ही रहे हैं। तो लगातार त्योहार आएंगे। अब त्योहारों के समय त्योहार स्वच्छ हो और स्वस्थ हो, इस प्रकार का कैंपेन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो ये अपने योगी बाबा ने। किसने? योगी बाबा ने, यानी योगी आदित्यनाथ ने यूपी में शुरू किया, यानी यूपी सरकार ने इसे शुरू किया है। तो स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार जो कैंपेन है, ये किसने शुरू किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। आज की वीडियो में हम थोड़े से एक्स्ट्रा चीज भी देखेंगे कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी अपने आप में एक मतलब अलग ही संसार है, और कितनी महान कितने हैं, इस बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस बार की जो सुजस आई थी सितंबर महीने की, उसमें एक लेख है गोवर्धन लाल शर्मा जी का, और उन्होंने लिखा है, इसी लेख में कुछ पंक्तियां वो लेता हूं। उन्होंने भी पंक्तियां उठाई है, वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टाइन से। और अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास भी नहीं करेगी कि हार्ड मास का कोई ऐसा इंसान था और वो इस धरती पे ही चला था। मतलब हमारी जो नैतिकता है वो किस स्तर की, और ये व्यक्ति कौन से लेवल पे नैतिक था, किस तरीके से अपने सारे स्वार्थों को हटा के लोगों के लिए जी रहा था, ये विश्वास करना आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किल होगा। ये किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी सदा ही मानवता के लिए जिए थे। अच्छा, महात्मा गांधी राजस्थान भी आए थे। अब आप पूछोगे ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जो ये लेख है श्री गोवर्धन लाल शर्मा साहब का, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात की है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी एक बार नहीं, पूरे जीवन काल में 4 बार राजस्थान आए थे। वो कब कब आए थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी अजमेर आए। कब आए? कहाँ आए? अजमेर। वैसे चारों बार अजमेर ही आए मुख्य तौर पे, और सबसे पहले 1921 में आए। तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन वगैरह उस समय चल ही रहा था। तो 1921 में, क्योंकि देखो अजमेर राजस्थान के अंदर ना इस तरह से अंग्रेजों का सेंटर पॉइंट था, यानी अंग्रेजों की कैपिटल कह सकते एक तरीके से, राजस्थान में अजमेर ही था। और वहाँ से ही आंदोलन शुरू हुए, वहाँ से प्रेस वगैरह वहीं पे थी। तो इस कारण गांधी जी ने वहाँ अजमेर आना चुना। तो सबसे पहले वो अजमेर में आए थे 1921 में, और अजमेर और ब्यावर नगर से ही राजनीतिक आंदोलन का केंद्र था, और वहीं आना उन्होंने शुरू किया। अब उसके बाद में जब
वो आए यहाँ पे, तब उनके साथ में कौन कौन नेता थे, कौन किस किस ने उनका सपोर्ट किया था। तो उस समय हमें पता 1921 के आसपास में राजस्थान में हम सुनते हैं चांदकरण शारदा। क्या नाम है? चांदकरण शारदा, है ना। एक और नाम सुनते हैं मौलाना मोइनुद्दीन, ये मतलब गांधी जी के साथ में रहे। अब गांधी जी आए, गांधी जी राजस्थान में तो आए ही आए, साथ ही उस समय अजमेर में आए। अजमेर के में उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर भाषण भी दिया। कहाँ दिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उन्होंने भाषण दिया था और हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने संदेश वहां पे प्रसारित किया था। अब गांधी जी जब पहली बार राजस्थान की यात्रा पे आए तो वो ठहरे कहाँ पे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो उस समय वो ठहरे थे गौरी शंकर भार्गव के निवास स्थान पे, गौरी शंकर भार्गव के निवास स्थान पे। और गौरी शंकर भार्गव का निवास कहाँ था? तो अजमेर में जो कचहरी रोड है ना, कचहरी रोड, वहां पे वो गौरी शंकर भार्गव का निवास स्थान है। वहां पे पहली गांधी जी यात्रा आए थे 1921 में, तब वहां पे ठहरे थे। अब गांधी जी की दूसरी यात्रा कब हुई? तो उसके जस्ट अगले साल 8 मार्च 1922 को गांधी जी अजमेर फिर से आए और फिर से कहाँ ठहरे? तो एक गौरी शंकर जी के पास ही वो राजस्थान में ठहरे थे। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे हम याद करेंगे तो गांधी जी की पहली यात्रा 1921 में अजमेर में आए थे, गौरी शंकर भार्गव जी के पास ठहरे थे। दूसरी यात्रा चांदकरण शारदा, और पहली यात्रा में चांदकरण शारदा और इन्होंने मतलब वो साथ में रहे थे। दूसरी यात्रा पे आए थे तो वो जब गांधी जी दूसरी यात्रा पे आए थे तो यहाँ गौरी शंकर भार्गव के पास ही ठहरे थे दूसरी यात्रा में भी। लेकिन दूसरी यात्रा पे उनको जो बुलाया था, बुलावा किसने भेजा था? स्वामी कुमारानंद ने। स्वामी कुमारानंद नाम से थे, उन्होंने इनको बुलावा भेजा था। तो मतलब उन्होंने इनविटेशन दिया था कुमारानंद जी ने, और उनके इनविटेशन पे वो आए। और कहाँ थे उस समय? तो कहाँ से आए? तो ऐसे नहीं दिल्ली से आ रहे थे, उस समय वो अहमदाबाद से अजमेर के लिए आए। और उस समय जो उलेमा कॉन्फ्रेंस थी, जो उलेमा कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हम हथियार उठाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो गांधी जी उनको समझाया कि यार डटो, तुम ऐसे शांति से काम लो, अहिंसा से काम लो, अहिंसा से तुम्हारा काम हो सकता है। और गांधी जी 8 मार्च को तो आए अजमेर में और 10 मार्च को वापस चले गए। अब जैसे 10 मार्च को वो अहमदाबाद पहुंचे, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया। 10 मार्च को अहमदाबाद में पहुंचते गिरफ्तार कर लिया। और हमें पता है जब उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी, वो तो जैसे ही वो पहुंचे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट केस चला के 6 साल की उनको सजा सुना दी गई। अब गांधी जी को जो तीसरी यात्रा थी वो कब हुई? तो पहली तो हमने देखा कि 1921 में, दूसरी 8 मार्च 22 को, और तीसरी 1930 में हुई। और तीसरी यात्रा है ना, ये थोड़ी गुप्त यात्रा है, यानी इस बारे में किसी को नहीं पता। ऐसे गांधी जी एक बार घूम रहे थे गलियों में, अजमेर तो आए अजमेर तो आ गए, उसके बाद अजमेर की गलियों में घूम रहे थे। तो एक माणक चंद सोगानी साहब है, क्या नाम है? माणक चंद सोगानी। ये अपने छत के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा यार गांधी जैसा कुछ लग रहा है, बापू लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा बापू, तो आवाज़ देते वो पहचान गए, तो बोले आओ आओ। उन्होंने स्वागत वगैरह करा और रात्रि में उन्होंने अपने पास ही रखा, खाना खुना खिलाया। तो ये तीसरी उनकी यात्रा थी, ये गुप्त यात्रा थी। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि गांधी जी की गुप्त यात्रा कौन से साल में राजस्थान में हुई थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1930 में। और गांधी जी की चौथी और अंतिम यात्रा हुई थी 4 जुलाई 1934 को। कब? 4 जुलाई 1934 को अजमेर आए वो। अजमेर के बाद में उन्होंने ब्यावर आए। ठीक है, और इस बार कहां रुके वो? तो इस बार रुके चंपालाल रामेश्वर क्लब में। चंपालाल रामेश्वर क्लब में रुके। ठीक है, इनकी जो चंपालाल रामेश्वर क्लब है, इसकी इमारत में इनको मतलब रेस्ट करवाया गया। इसके बाद जो इनका स्वागत वगैरह किया था उस समय हमें पता 1934 के आसपास हरविलास शारदा साहब हो गए, हरविलास शारदा। उसके बाद में रामनारायण चौधरी, इसके साथ कृष्ण गोपाल गर्ग हो गए, अपने कृष्ण गोपाल गर्ग हो गए। और ये सारे इसमें गांधी जी के स्वागत करता थे। तो एक बार फिर से देखते हैं गांधी जी की यात्राएं कौन कौन सी थी 1921 में। उसके बाद में 8 मार्च 22 यानी 1921-22, फिर 1930 में हो गई, फिर 4 जुलाई 1934। तो इस प्रकार गांधी जी की जो चौथी यात्रा थी वो रुके कहाँ थे? तो उन्होंने चंपालाल रामेश्वरलाल क्लब की जो इमारत है उसमें रुके थे।
तो इस प्रकार आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम मोटिवेट रहें, क्वालिटी और बढ़ाने की कोशिश करें, अधिक रिसर्च करें और आपके लिए वो कंटेंट लेके आए जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, एग्जाम में आपको बाकियों से अहेड करवा सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।